बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमसे कुछ मिस्टेक हुए हैं, उसको सबसे पहले मैं आपको बोल दूं कि आप सुधार कर लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन नंबर तो मिस कर रहा हूं, हालांकि कमेंट में हमारे कुछ साथी लिखे भी हैं, तो पिछले वीडियो के कमेंट को आप लोग ज़रूर पढ़ लेंगे, वहाँ पे मैं रिप्लाई भी दिया हूँ। ठीक है, एक में जो है 3 ताल में है, उसमें आपका केवल 9वीं मात्रा पे ही खाली होता है। ठीक है, होता क्या है, फ्लो में मेरे से भी भूल हो जाती है और मैं भी इंसान हूँ, उसके लिए मेरे से भी भूल हो सकती है, ऐसा नहीं है। मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हमेशा रहता हूँ और हमेशा मेरे अंदर सीखने की जिज्ञासा भी रहती है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई टीचर और कोई शिक्षक का कोई वो बात नहीं है, हम लोग सभी लोग साथी हैं, हम लोग को सभी लोग को मिलकर सीखना है। ठीक है, अगर मेरे से भी कोई डाउट होता है तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताएंगे। आपके हर एक कमेंट का मैं स्वागत करता हूं और मुझे अच्छा लगता है कि आप मतलब इतना अच्छा से इत्मीनान से सारे वीडियो को देखते हैं, एक एक चीज़ को बारीकी से देखते हैं। चलिए, ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये आपका बीपीएससी टीआरई 1 में जो एग्ज़ाम हुआ था उस समय पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था केवल। ठीक है, उसका एक क्वेश्चन है। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है, केवल ये ऐसा नहीं मानना है कि ये केवल पीजीटी का ही है, ये टीजीटी में भी और पीजीटी में भी लगभग सिलेबस हम लोग का समान है। ठीक है, तो कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, तो हम लोग क्वेश्चन को चलिए देखते हैं। और दोस्तों, एक और क्वेश्चन था शायद, वो भी मुझे ध्यान में आ रहा है। ठीक है, मैं उसको कुछ और ही बता दिया हूँ। धा दिन था करके एक बोल था। ठीक है, ये बोल जो होता है ये 1 ताल का होता है। बिल्कुल, हमारे एक साथी कमेंट किए थे, बिल्कुल उनकी बातों से मैं सहमत हूँ। ठीक है, मेरे से कोई भूल होती है तो मैं बिल्कुल उसको एक्सेप्ट करता हूँ। और देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी परफेक्ट नहीं है, सभी लोग को एक साथ मिल करके सीखना है और सभी को एक साथ बढ़ना है। और संगीत में विनम्रता होनी भी चाहिए दोस्तों, एक्सेप्ट करने की क्षमता होनी चाहिए कि अगर कोई भूल होती है तो हम सभी लोग उसको एक्सेप्ट करें और सीखना है तो सीखते रहें। चलिए, अगला क्वेश्चन है हम लोग का, पीजीटी का जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। देखिए, नी सा म प ग, ये जो स्वर समूह है ये किस राग का सूचक है। ठीक है दोस्तों, आप एक चीज़ देख रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे जो ये स्वर समूह ये मंद्र नी लगा हुआ है। ठीक है, ये जो स्वर समूह दिख रहा है, नी और ग कोमल लग रहा है। ठीक है, ये आपका भीमपलासी को डिनोट कर रहा है। ठीक है, अब पटदीप में भी काफ़ी लगता है, काफ़ी थट का है। ठीक है, ग नी कोमल है, लेकिन ये जो स्वर समूह बता रहा है ये भीमपलासी को ही डिनोट कर रहा है मेरे हिसाब से। ठीक है, संचारी वर्ण किसे कहते हैं? संचारी वर्ण किसे कहते हैं? देखिए, जो वर्ण का जो 4 भेद होता है, 4 प्रकार का, क्या होता है? स्थाई, आरोह, अवरोह और संचारी। यानी कि संचारी का क्या मतलब क्रम है? सबसे लास्ट वाला क्रम है, यानी कि उसमें अस्थाई भी हो, ठीक है, अस्थाई भी हो, आरोह भी हो, अवरोही भी हो और स्वरों का सूत्रम रूप भी हो। ठीक है, यानी सूत्रम रूप वहीं अस्थाई में आ जाएगा। तो उस हिसाब से हम लोग का ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि एक से अधिक, इसमें से ऑप्शन ए, बी, सी तीनों इसके अंदर समाहित है। ठीक है, अलंकार में कौन सा वर्ण प्राप्त होता है? अलंकार जो है इसमें कौन सा वर्ण प्राप्त होता है? दोस्तों, हम लोग जानते हैं अलंकार गाते समय, जिसको हम लोग पलटा भी बोलते हैं, आरोही भी करते हैं अवरोही भी करते हैं, और उसको उस दोनों रूप को अस्थाई में भी आप मतलब कि इंक्लूड कर सकते हैं। इसका भी आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो ये हम लोग को ये नहीं समझना है कि हम लोग का ये आपका केवल पीजीटी में ही आ सकता है और बीपीएससी टीआरई 1 का है तो टीआरई 2 में रिपीट, टीआरई 3 में रिपीट नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है दोस्तों, टॉपिक लगभग वही है और क्वेश्चन का स्टाइल आप लोग देख ही रहे हैं कि एक ही टॉपिक से कई सारे क्वेश्चन अलग अलग लैंग्वेज में, मतलब उसका थोड़ा सा भाषा इधर उधर करके पूछा गया। ठीक है, और मेरा प्रयास यही है दोस्तों कि हमारे इस चैनल के माध्यम से आपका जो सिलेबस है स्टेट का या बीपीएससी का, उसको मैं अपने तरफ से आपके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, मेरे से जितना बेस्ट हो सकता है मैं अपना पूरा देने के लिए यहाँ पे प्रयासरत हूँ। आप बस मेरे मोटिवेशन के लिए आप अपना साथ बनाए रखें। ठीक है, चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो निवेदन है आपसे सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल बढ़ाएं, मेरा सहयोग करें। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, अगर अच्छा लग रहा हो तो कमेंट में अपना विचार जरूर लिखिएगा। चलिए, 44 नंबर क्वेश्चन है, 4 3 2 4 3 4 2 श्रुति व्यवस्था किस ग्राम से संबंधित है? सबसे पहले दोस्तों आपको मैं बता दूं, देखिए ये सा रे ग म प ध नी, इस तरह से हम लोग देखेंगे। तो इस तरह से हम लोग जानते हैं कि षडज, देखिए मतलब कि समझने का मैट्रिक बता रहा हूँ, षडज ग्राम में सा म और प का कितना कितना श्रुति होता है? 4 श्रुति होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसी को चेक कर लेते हैं कि 4 श्रुति हो रहा है कि नहीं। तो सा का तो 4 दिख रहा है, रे ग म,
म का यहाँ पे 4 श्रुति है लेकिन प का 3 श्रुति है। अतः यानी कि प का एक श्रुति आपका किस में कम हुआ था, मध्यम ग्राम में कम हुआ था, जो प्रमाण श्रुति को डिनोट किया। तो हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ये जो ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है, ये जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये इस हिसाब से हम लोग का 4 3 2 4 3 4 2 ये मध्यम ग्राम को डिनोट करता है। अगला क्वेश्चन है, मध्यम ग्राम की कौन सी मूर्छना षड्ज से प्रारंभ हुई। मध्यम ग्राम की कौन सी मूर्छना षड्ज से प्रारंभ हुई। तो मध्यम ग्राम की जो मूर्छना है वह शुद्ध मध्यम से प्रारंभ होगी, यही आंसर हो जाएगा। सारंगदेव जो कि संगीत रत्नाकर के अनुसार कंप के आधार पर गमक के कितने प्रकार बताए गए। तो सारंगदेव के अनुसार 15 प्रकार बताए हैं। संगीत परिजात के अनुसार 20 बताए गए हैं। शायद सही दोस्तों, मैं सही हूँ ना, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि संगीत परिजात के अनुसार ही 20 बताए गए हैं, ठीक है, और सही है मेरे ख्याल से ये। और दक्षिण संगीत में गमक के 10 प्रकार बताए गए हैं, लेकिन संगीत रत्नाकर भी हमारे 15 प्रकार के गमक बताए गए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। अगर मध्य लय में 1 सेकंड में एक मात्रा बोली जाती है तो 4 सेकंड में एक मात्रा बोलने की कौन सी लय होगी। देखिए क्वेश्चन को समझिए, अगर मध्य लय में 1 सेकंड में एक मात्रा बोली जाती है, अगर उसी लय में 4 सेकंड में एक मात्रा बोली जाती है तो कितना होगा। यहाँ पे समय बढ़ रहा है ना, यहाँ पे देख रहे हैं 4 सेकंड में एक मात्रा, तो जब समय ज़्यादा लगता है तो उसको विलंबित बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूर्छना किस पर आश्रित होती है। मूर्छना जो है ये किस पर आश्रित होती है। तो आप सभी को पता है कि ग्रामों के अंतर्गत मूर्छना आश्रित होते हैं, तो हम लोग का आंसर ग्राम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 4 विभाग वाले ताल का क्या नाम है। देखिए तीव्रा, ये यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, इसका जो आंसर होगा इसमें 1 से अधिक होगा, ठीक है। इसका जो आंसर होगा 1 से अधिक होगा, ठीक है, चूँकि ये सूल ताल में भी आड़ा चार ताल, इन सभी में 4 विभाग होते हैं, ठीक है। तो हम लोग का जो ये आंसर हो जाएगा ये 1 से अधिक हो जाएगा मेरे हिसाब से। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस ताल के सभी विभागों में मात्राओं की संख्या भिन्न होती है। किस ताल में सभी विभागों में मात्राओं की संख्या भिन्न होती है। देखिए दोस्तों, ये जो धमार ताल होता है ना 14 मात्रा का, ये मिश्र पदी ताल है, और जब मिश्र पदी तालें होती हैं तो उसमें सभी विभागों में मात्राओं की संख्या भिन्न हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, भैरव का समप्राकृतिक राग कौन सा है। भैरव का समप्राकृतिक राग, ठीक है, हम लोग का कलिंगड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संगीत रत्नाकर के प्रारंभिक 14 श्लोकों में किसका वर्णन किया गया है। संगीत रत्नाकर के प्रारंभिक 14 श्लोकों में किसका वर्णन किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा लेखक व आश्रयदाता का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हम लोग का थोड़ा सा ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में इसको लाते हैं, वही है, बस इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज अलग अलग दिया है। कौन सा राग मध्याह्नकालीन राग है। कौन सा राग मध्याह्नकालीन राग है। तो ये भीमपलासी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। संगीत रत्नाकर में मार्ग रागों के अंतर्गत राग वर्ग में रागों की संख्या कितनी है। संगीत रत्नाकर में मार्ग रागों के अंतर्गत राग, देखिए संगीत रत्नाकर मार्ग रागों के अंतर्गत राग वर्ग में रागों की संख्या, हम लोग का इसमें ऑप्शन जो है बी सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, निशंक बीड़ा का उल्लेख किस ग्रंथ में प्राप्त होता है। निशंक बीड़ा का, सबसे देखिए ये जो निशंक है ना, ये संगीत, ये रत्नाकर के जो राइटर हैं, क्या नाम था उनका, हाँ सारंगदेव, उनका ये उपनाम है जहाँ तक मुझे रिसोर्स मिला। तो संगीत रत्नाकर ये सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग का वही सही है। मापा धापा माँ, देखिए सबसे पहले तो इसमें तीव्र माँ लगा हुआ है, तो एक कल्याण थाट का है, ये स्पष्ट दिख रहा है, ठीक है। तो ये किस राग का सूचक है, यहाँ पे केदार कल्याण थाट का दिख रहा है, आंसर हो जाएगा। संगीत परिजात ग्रंथ में गीत वाद तथा नृत्य में से किसके अंश प्राप्त नहीं हुए हैं, ठीक है। तो 57 का है, संगीत परिजात ग्रंथ में गीत वाद तथा नृत्य में से किसके अंश प्राप्त नहीं हुए। संगीत रत्नाकर में आपके गीत और वाद के तो अंश प्राप्त हुए हैं, लेकिन हम लोग का जो ये नृत्य है ऑप्शन सी, ये नहीं प्राप्त हुए हैं। चतुर पंडित किसे कहते हैं। चतुर पंडित दोस्तों आपको भातखंडे जी को कहते हैं।
आप देख रहे होंगे ये पीजीटी का क्वेश्चन है बीपीएससी टीआरई 1 का, लेकिन इसमें कोई मतलब कि ये भिन्नता नहीं है टीजीटी और पीजीटी में। देखिए दोस्तों, सिलेबस भी मैंने जहाँ तक देखा है बिहार बोर्ड का लगभग समान है, टॉपिक भी समान है। तो क्वेश्चन पीजीटी और टीजीटी में हो सकता है कभी कभार ये होता है कि लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कर दे, थोड़ा सा लेवल हाई करके, लेकिन टॉपिक वही है। तो हम लोग को क्वेश्चन रिवाइज करना है, ये नहीं सोचना है कि प्रीवियस ईयर का है या इस साल नहीं आएगा या पीजीटी का है टीजीटी का। दोस्तों कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी बोर्ड का हो, क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन वही रहते हैं। क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि ब्रह्मांड से कुछ नया सृजन हो जाता है, क्वेश्चन वही कंसेप्ट वही रहता है, थोड़ा सा इधर उधर होकर के आते रहता है। देखिए 59 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, श्री मल लक्ष्य संगीतम के लेखक कौन है? तो इसको जो लेखक है विष्णु भातखंडे हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं दोस्तों फटाफट। संगीत रत्नाकर के टीकाकार कौन है? देखिए ये तो सिंह भोपाल भी टीका किए और कल्लीनाथ भी किए हैं, ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी हम लोग का सही हो जाएगा, एक से अधिक। किस राग में कोमल निषाद का अल्प प्रयोग होता है? किस राग में कोमल निषाद का अल्प प्रयोग होता है दोस्तों? तो ये जो हम लोग का केदार है ना, ये देश और भीम पलासी को छोड़ करके केदार हम लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें कोमल निषाद का अल्प प्रयोग होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किराना घराने के प्रसिद्ध गायक कौन है? ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे अच्छा एक चीज़ आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों कि हम लोग का ये जो अब्दुल करीम खां और किराना घराना है, ये आपके बीपीएससी टीआरई 2 में भी देखने को मिले थे ना, बिल्कुल। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो भी हमारे चैनल पे जो आपको मैं वीडियो दे रहा हूँ, मतलब कि ये डायरेक्ट मेरा ये रिसर्च कहिए या मैं उसको टारगेट करके कहिए या सिलेबस को ध्यान में रखते हुए कहिए, किसी न किसी रूप से आपके बीपीएससी में और स्टेट में दोनों रूप से पीजीटी और टीजीटी सबके लिए लाभदायक होगा, ठीक है। और मेरा यही प्रयास है कि आप हमारे चैनल के माध्यम से जितना भी हो, थोड़ा हो या ज़्यादा हो, आप मेरे चैनल से लाभ उठा सके, मेरा वही प्रयास है। उससे आप हमारे लिए जो दुआ करेंगे वही मेरे लिए काफ़ी होगा, मुझे भी आगे बढ़ाने में। चलिए, आर्य संगीत विद्यालय पुणे की स्थापना किसने की? आर्य संगीत विद्यालय जो है पुणे की स्थापना अब्दुल करीम खां ने आर्य संगीत विद्यालय की स्थापना किया था, ठीक है। आगरा घराने के प्रसिद्ध गायक का नाम क्या है? आगरा घराने के, देखिए ये सब टॉपिक रिपीटेड टॉपिक है, इसलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों क्वेश्चन रिपीटेड होते रहते हैं। आप लोग बस कंसेप्ट पढ़िए, क्वेश्चन किसी भी बोर्ड का हो, कभी का हो, सारे क्वेश्चन को समझते चलिए। फयाज का हो गया। और 65 नंबर क्वेश्चन का है, रे मा पा, अपना कोमल नहीं है, धा पा, मगर ये स्वर समूह किस राग का सूचक है? ठीक है, तो 65 नंबर का हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ये देश का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग इधर देख लेते हैं। भातखंडे जी की थाट पद्धति किस पर आधारित है? भातखंडे जी की जो थाट पद्धति है, ये देखिए मुकाम पे तो होगा नहीं, ठीक है, और ये आपका मुकाम तो शायद ईरानी संगीत में स्वर को बोलते हैं, संस्थान होगा नहीं। मेल के मतलब मेल की पद्धति पर भातखंडे जी ने उसको थाट पद्धति का आविष्कार किया, ठीक है। नाट्य शास्त्र में सुशीर वाद्य का वर्णन किस अध्याय में किया गया है? 67 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हम लोग का, और ये जो 30 है इस अध्याय में चर्चा किया गया है। राग देश का गायन वादन समय क्या है? राग देश का गायन और वादन का समय जो है ये आपका रात्रि का दूसरा प्रहर, इसका सही हो जाएगा। मरीफुन गमात के रचयिता कौन है? मरीफुन गमात की रचयिता हैं आपका रजा नवाब अली। देखिए मोहम्मद रजा खां जो है ना नगमाते आस्फिक है, ये आपको कन्फ्यूजन करने के लिए दिया गया। हम लोग का जो ऑप्शन ए होगा ये सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन इधर है, हम लोग देख लेते हैं इस साइड में। प्रसिद्ध गायक एवं बीड़ा वादक बैजू किस राजा के काल में अधिक प्रसिद्ध हुए? प्रसिद्ध राजा ये क्या बोलते हैं, प्रसिद्ध गायक एवं बीड़ा वादक बैजू किस राजा के काल में अधिक प्रसिद्ध हुए? तो राजा मानसिंह तोमर के काल में ये प्रसिद्ध हुए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। हाँ चलिए, संगीत रत्नाकर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? दोस्तों संगीत रत्नाकर में 7 अध्याय, सप्ताध्यायी। धामार गायन शैली में किसका वर्णन प्राप्त होता है? धामार गायन शैली में ये तो होरी का होना चाहिए आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग का, परमेल प्रवेशक राग किसे कहते हैं? परमेल प्रवेशक राग जब एक थाट से दूसरे थाट में प्रवेश करता है तो उसे क्या बोलते हैं? परमेल प्रवेशक राग, ये सही हो जाएगा हम लोग का। परमेल प्रवेशक के बारे में भी आप लोग समझ चुके हैं, पिछले वीडियो में कई वीडियो में शानदार बहुत सारे टॉपिक बताया जा चुका है। अब्दुल करीम खां किस घराने के गायक थे? अभी क्वेश्चन आया भी था, इन्हीं से देखिए रिपीट कर दिया, किराना हो गया आंसर, ठीक है। अर्धदर्शक स्वर किसे कहते हैं? ठीक है, अर्धदर्शक स्वर
ये मध्यम को कहते हैं। और मध्यम को क्यों कहते हैं दोस्तों, पिछले वीडियो में मैं बताया हूँ, हालांकि थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ। देखिए सारे ग म प ध नि, ठीक है, सातों स्वरों को जब पूर्वांग और उत्तरांग के आधार पे बांटा जाता है तो म और प, ठीक है, ये जो यहाँ से यहाँ तक म और ये फिर प ध नि, यहाँ से जो आपका उत्तरांग होता है, ये जो म स्वर होता है ना, कभी कभी क्या होता है कंडीशन के हिसाब से पूर्वांग में भी और उत्तरांग में भी दोनों में चला जाता है, इसलिए ठीक है इसका आंसर जो हो जाएगा दो दर्शक स्वर का मध्यम होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का, उस्ताद फयाज खां का जन्म किस वर्ष हुआ? उस्ताद फयाज खां का जो जन्म हुआ था दोस्तों आपका जी, इसमें तो एक मिनट, हाँ ये 1886 होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। क्या ये उस्ताद फयाज खां का जन्म वर्ष यही है ना? आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। संगीत प्रवेश नामक पुस्तक किसने लिखी? संगीत प्रवेश नामक पुस्तक जो है ये हमारे शंकर, नहीं ये आपका संगीत प्रवेश नामक, इसमें से आंसर मेरे हिसाब से ये होना चाहिए आपका, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि संगीत प्रवेश नामक पुस्तक जो है मुझे लग रहा है विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी का लिखा हुआ है। दोस्तों 77 नंबर क्वेश्चन के विषय में आप मुझे जरूर कमेंट करके बताएंगे कि मैंने सही बताया है ना, ठीक है। भारतीय संगीतवाद पुस्तक के लेखक कौन है? भारतीय संगीतवाद पुस्तक के, ये लालमणि मिश्र का लिखा हुआ है शायद, ठीक है, ये भी ऑप्शन ई होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, राग वर्गीकरण में संकीर्ण राग किसे कहते हैं? राग वर्गीकरण में संकीर्ण राग किसे कहते हैं जिसमें कई रागों की छाया दिखाई पड़े, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, त्यागराज की जन्म तिथि क्या है? त्यागराज की जन्म तिथि 14 मई 18वीं सदी का उत्तरार्ध, एकदम सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रेधा कोमल स्वर वाले राग का गायन वादन समय अधिकतर क्या होता है? ठीक है, तो रेधा कोमल, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों संधि प्रकाश राग है, तो संधि प्रकाश सायं और सुबह दोनों होता है, एक सदी का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, संगीत के क्षेत्र में अभी तक कुल कितने भारत रत्न पुरस्कार दिए गए? संगीत के क्षेत्र में दोस्तों देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है, 6 भारत रत्न दिए जा चुके हैं। थोड़ा सा ये पीजीटी का जो क्वेश्चन है टीआरई 1 में, मुझे इससे थोड़ा सा हल्का सा लेवल ऊपर लग रहा है जो अभी इस बार आया था टीआरई 2 में, ठीक है। इससे ज़्यादा लेवल तो नहीं आना चाहिए दोस्तों जो पीजीटी टीआरई 1 का है। नारायण मोरेश्वर खरे के अनुसार रागांगों की कितनी संख्या है? तो नारायण मोरेश्वर खरे के हिसाब से दोस्तों मैं एक चीज़ आपको मैं बता दे रहा हूँ, इसमें आप लोग एक से अधिक कुछ लोग मारेंगे, कुछ लोग सोचेंगे कि उन्होंने तो 30 बताया है, लेकिन मैं आपको दोस्तों बता दूँ उन्होंने मूल रूप से 26 ही माना था, ठीक है, बाद में 30 माना गया है। लेकिन अगर ऑप्शन में 30 रहता तो हम लोग 30 लगा देते, लेकिन अगर एग्जामिनर 26 ऑप्शन डाला है तो यहाँ पर समझने की बात है कि 26 आखिर उन्होंने क्यों डाला है, क्योंकि मूल रूप से 26 पाए जाते हैं। हम लोग का 26 आंसर होगा इसका। वेंकटमुखी के मेल राग वर्गीकरण के अनुसार शुद्ध मध्यम युक्त मेलों की संख्या कितनी है? वेंकटमुखी के मेल राग 72 ही है, नहीं सॉरी ये आपका मैं बता दूं क्वेश्चन क्या कह रहा है। वेंकटमुखी के मेल राग वर्गीकरण का शुद्ध मध्यम, देखिए 72 तो टोटल है लेकिन शुद्ध मध्यम 36 है, और 36 आपका वो है क्या बोलते हैं तीव्र मध्यम का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राग रागनी, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों आप समझ रहे होंगे, ये जो मैं अभी बता रहा था वेंकटमुखी के मेल राग वर्गीकरण के अनुसार, देखिए एक्चुअली 72 मेल जो माना गया था ना, ये 72 मेल, तो इसको 2 पार्ट में किया गया, 36 माना गया शुद्ध मध्यम को लेकर के और 36 माना गया तीव्र मध्यम को लेकर के। उसी तरह से अपने हिंदुस्तानी संगीत में है, वैसे जैसे दक्षिण संगीत में 19 मेल ही केवल प्रचलित हैं, अपने यहाँ केवल 10 थाट ही प्रचलित हैं, लेकिन माने गए 32, 16 तीव्र के अनुसार, 16 मध्य या आपका शुद्ध मध्यम के अनुसार, लेकिन उनमें से 10 थाट चुन लिए गए हमारे गायन वादन के लिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, हालांकि इन सारी चीज़ों को मैं पिछले वीडियो में भी समझाया हूँ। देखिए मेरे से जितना होता है ना बेटर, मेरे पास जो भी जानकारी है मेरे से जितना हो सकता है मैं ऑनेस्टली रूप से आप सभी को देने का प्रयास करता हूँ। हाँ बाय द वे, किसी तरह से मैं ये नहीं मानता हूँ कि मैं पूरी तरह से परफेक्ट हूँ, ठीक है, मैं किसी तरह का अपने आप को टीचर नहीं मानता, मैं आपका साथी हूँ, आप मेरे साथी, हम सभी को एक साथ मिल करके सीखना है, ठीक है। तो आप भी मुझे सजेशन दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, अगर किसी चीज़ में आपको डाउट लगे तो आप सजेशन दे सकते हैं। मुझे भी आपके साथ सीखने की बहुत जिज्ञासा है, इसलिए मैं इस चैनल के माध्यम से मैं आपके समक्ष आया हूं कि उससे मैं सीखता भी रहूंगा आपके साथ साथ, और अगर आप मेरा सपोर्ट करते हैं तो थोड़ा सा मैं आगे बढ़ जाऊंगा, तो जिससे मेरा अपना जो व्यक्तिगत भलाई है वो भी हो जाएगा आपके माध्यम से, ठीक है। देखिए राग रागनी वर्गीकरण के अंतर्गत किस मत में रागनियों की संख्या 30 है?
आपको मैं बता दूं इसका जो आंसर होगा 1 से अधिक होगा, क्योंकि भरत और हनुमत दोनों ने 6 राग और 30 रागनियाँ मानी है। ठीक है, ऑप्शन आपका ये 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कृष्णराव शंकर पंडित के गुरु कौन थे? 86 का जो आंसर हो जाएगा इसमें, ये सबसे पहले तो ग्वालियर घराना के ये कलाकार थे। ठीक है, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो 1 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनमें इनके गुरु जो थे 1 से अधिक हैं इसमें। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से। अगला क्वेश्चन है विवादी स्वर अंतराल का मान क्या है? विवादी स्वर का अंतराल ये 2 श्रुति होता है दोस्तों। ठीक है, हम लोग का जो ऑप्शन भी 2 श्रुति, ये आपको मैं राग परिचय का जब कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था उसमें भी बताया था। ठीक है, इसलिए मैं दोस्तों बोलता हूँ ना कि मैं अपने वीडियो के माध्यम से जो भी कंटेंट दे रहा हूँ आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए दे रहा हूँ। किस गायन विधा में निरर्थक शब्दों की प्रचुरता पाई जाती है? तराना में। ठीक है, 89 नाट्य शास्त्र के कितने अध्याय संगीत से संबंधित है? 6 अध्याय, 28 से 33। ठीक है, राग विभाग का वादी स्वर क्या है? राग विभाग का जो वादी स्वर है वह गंधार है। ठीक है, राग विभाग का वादी स्वर गंधार है। और अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, संगीत का संबंध किससे है? संगीत का जो संबंध है वह दोस्तों सामवेद से है। ठीक है, नाट्य शास्त्र के रचयिता आपके ये भरत हैं। इसमें इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। ठीक है, भरत हैं, चूँकि भरत ऑप्शन में है नहीं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संधि प्रकाश राग है? देखिए भैरव और भैरवी तो दोनों दिख रहा है इसमें संधि प्रकाश राग। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संधि प्रकाश राग है? ठीक है, नहीं 1 मिनट, हाँ भैरव सही इसका आंसर होगा। तो संधि प्रकाश राग का मैं अभी बताया हूँ कि शाम को या सुबह को 4 से 7 गाए जाते हैं। इंदौर घराने से कौन संबंधित है? इंदौर घराने से जो संबंधित है 94 का ऑप्शन उस्ताद अमीर खां। ठीक है, टप्पा शैली का उद्गम किस प्रांत में हुआ? पंजाब की। ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य बजाते थे? ये शहनाई बजाते थे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, उस्ताद अमजद अली खां हैं क्या हैं? तो अमजद अली खां जो हैं ये दोस्तों, अमजद अली खां जो हैं वो आपके सरोद बजाते थे। ठीक है, सरोद बजाते थे। तो ये एक इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा दोस्तों। थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको शोरगुल सुनाई दे रहा होगा तो उसको इग्नोर करेंगे, क्योंकि घरेलू माहौल है तो थोड़ा सा आसपास में आ जाता है शोरगुल। कर्नाटक तथा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में समान रूप से प्रयोग होने वाला राग? कर्नाटक तथा हिंदुस्तानी में समान रूप से प्रयोग ये हंस ध्वनि है, वहाँ भी है सेम, यहाँ भी है सेम। 99 स्वरों की क्रमबद्धता का नाम क्या है? स्वरों की जो क्रमबद्धता है उसका नाम क्या है दोस्तों? ये होगा अलंकार। ठीक है, अलंकार को ही स्वरों की क्रमबद्धता बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे स्वरों की क्रमबद्धता यानी कि अलंकार का एक फार्मूला हो सकता है, परिभाषा हो सकता है। स्वरों की क्रमबद्धता को अलंकार कहते हैं। ठीक है, 100 नंबर क्वेश्चन है, किस ताल में सम खाली से प्रारंभ होता है? किस ताल में सम खाली से प्रारंभ होता है? रूपक ताल। दोस्तों आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि बीपीएससी में एकदम रूपक को तो टारगेट ही कर लिया गया है। टीजीटी में, पीजीटी में और मतलब कि दोनों में है रूपक से संबंधित क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे दोस्तों, इधर से 101 नंबर क्वेश्चन है, समय सिद्धांत के अनुसार पूर्वांगवादी राग का समय क्या है? ठीक है, तो हम लोग का जो 101 का आंसर हो जाएगा 12 PM से 12 AM, यानी कि दोपहर के समय। ठीक है, ध्रुपद के लिए ये ऑप्शन, हाँ 12 PM से 12 AM तक बिल्कुल सही है समय सिद्धांत के अनुसार। ध्रुपद के लिए कौन सा वाद्य उपयुक्त है? 102 का आंसर हो जाएगा पखावज। ठीक है, सा रे ग म प ध नी, इसमें जो है ग और नी आपका ये कोमल लगा हुआ है, तो ये पूछ रहा है कि किस थाट का मतलब ये सूचक है, तो ग और नी कोमल लगा है, ये काफ़ी थाट का है, ऑप्शन में नहीं है, तो एक से ये सॉरी इनमें से कोई नहीं हम लोग का आंसर हो जाएगा। फिर मुग़ल आजम में संगीत रचना किसकी है? मुग़ल आजम में जो संगीत की रचना है इस पर आपका ये नौशाद आंसर हो जाएंगे। ठीक है, हम लोग का जो नौशाद है इसमें उनकी संगीत की रचना है। और दोस्तों पिछले वीडियो में मैं बताया था मुग़ल आजम में ये उसमें एक कलाकार का मैं नाम बताया था पिछले किसी वीडियो में, जो उसमें रचना भी किए थे, आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ठुमरी गायन शैली का संबंध किससे है? ठुमरी गायन शैली का संबंध ये आपके नवाब वाजिद अली शाह जो दिख रहे हैं। ठीक है, 105 का भी ऑप्शन सही हो जाएगा। पंडित रविशंकर सितार के किस घराने से संबंध है?
पंडित रविशंकर सितार के किस घराने से संबंधित है? दोस्तों मैहर घराना इसका आंसर माना है। देखिए आप देख रहे हैं ना कि TRE 1 में भी क्वेश्चन था, TRE 2 में भी इससे क्वेश्चन था, TGT PGT दोनों में। तो इसलिए दोस्तों मैं आप बस मेरे चैनल पे अपना प्यार दिखाइए, सपोर्ट करिए। मेरा ये टारगेट है, अगर आपका सपोर्ट बहुत अच्छा से मिला ना तो जो जितने भी साथी हमारे स्टेट का इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं उनका जो TRE 4 में बैठने वाले हैं, TRE 4 में मैं अपने इसी चैनल के माध्यम से आपको क्या बोलते हैं अदर सब्जेक्ट का भी मैं सोच रहा हूँ कि अगर आपका प्यार मिला तो मैं मुझे चाहे टीम हायर करना हो या मुझे खुद करना हो, मैं आपके लिए अदर सब्जेक्ट का जो 40 नंबर का है उसका भी मैं वीडियो लाऊंगा, जिससे तमाम सब्जेक्ट की तैयारी आपको यहीं पे हो सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 107 नंबर। बड़ा ख्याल गायन के लिए कौन सी लय उपयुक्त है? बड़ा ख्याल गायन के लिए हम लोग का जो लय है ना विलंबित में ही, यानी कि बड़ा ख्याल के लिए बड़ा लय की आवश्यकता होगा, विलंबित लय हो जाएगा। थोड़ा सा ट्रिकली हम लोग समझ रहे हैं इसको। गायकी अंग से सितार बजाने वाले प्रसिद्ध कलाकार कौन है? गायकी अंग से सितार बजाने वाले उस्ताद विलायत खां हैं। ठीक है, और पंडित रविशंकर को ख्याल अंग से सितार बजाने के लिए माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लोक संगीत से कौन सा राग विकसित हुआ है? लोक संगीत से कौन सा राग विकसित हुआ है? तो 109 का पहाड़ी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 110 क्वेश्चन है कलावंत नाम से क्या अभिप्राय है? देखिए जो ध्रुपद गायक थे ना पुराने समय में, प्राचीन समय में, उनको कलावंत बोला जाता था। 111 है कथक नृत्य कहाँ का है? कथक जो नृत्य है वो आपका उत्तर भारत में होता है। ठीक है, और ये कथक उत्तर प्रदेश स्टेट से संबंधित है। ठीक है, पश्चिम संगीत आधारित है किस पे? पश्चिम संगीत जो है ना ये आपकी हारमोनी पे आधारित है। आप देख रहे हैं क्वेश्चन बहुत सारे रिपीटेड प्रश्न है इसमें। ठीक है, इसलिए मैं विश्वास के साथ आपको वीडियो दे रहा हूँ, चूँकि मैं स्टाइल समझ करके ही आपको एक वीडियो दे रहा हूँ जो BPSC और स्टेट का है। आप सभी बस साथ बनाए रखें और भरोसा रखिए, हमारे सारे वीडियो को आप बार बार देखिए। ठीक है, और अपने से भी खुद से सेल्फ स्टडी आप करिए, किसी भी अच्छे बुक आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो राग परिचय के चारों भाग को अच्छा से पढ़िए। ठीक है, कोई हवा बनाने का ज़रूरत नहीं है, बस आप कूल रहिए, एकदम आप सफल होंगे। भारत रत्न सम्मान किसे मिला है? 113 का जो आंसर हो जाएगा आपको इसमें लता मंगेशकर जी को मिला था। ठीक है, 114 है ग म ग रे सा। ठीक है, ये जो आपको स्वर दिख रहे हैं ये स्वर किस राग में प्रयुक्त होते हैं? ठीक है, तो 114 का जो हम लोग का है विभाग, ये ग म प ये सूचित कर रहा है विभाग को। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग दोस्तों देख लेते हैं 115 किस ताल में सभी विभागों के रूप असमान हैं? तो किस ताल में सभी विभागों के रूप, देखिए धमार से मिश्र पदी से फिर से क्वेश्चन पूछ लिया, एक टॉपिक से देख रहे कितना रिपीटेड किया है। चैती किस राज्य का लोकगीत है? चैती जो है आपके देखिए वैसे तो ऑप्शन के हिसाब से उत्तर प्रदेश ही ज़्यादा सटीक है, लेकिन ये बिहार में भी माना गया, लेकिन हम लोग का आंसर उत्तर प्रदेश इसमें हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का किस राग के आरोह में रे तथा ध स्वर प्रयुक्त नहीं होते हैं? आरोह में रे तथा ध स्वर जो है प्रयुक्त नहीं होते हैं, ये बिहार का आंसर हो जाएगा। ठीक है, मध्यकालीन युग में क्या हुआ? मध्यकालीन युग में क्या हुआ? तो इसमें देख लेते हैं ऋचा गान परंपरा, राग शब्द का परंपरा, राग शब्द का प्रयोग, ये तो होगा नहीं। हम लोग का तार की लंबाई के आधार पर स्वर की स्थापना ओहवल के द्वारा जो हुआ था। 119 आधुनिक काल में शुद्ध और विकृत कुल संगीत के स्वर कितने हैं? 12 स्वर हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार राज्य की एक प्रसिद्ध लोकगीत की गायन शैली है। बिहार राज्य की एक प्रसिद्ध लोक संगीत का गायन शैली है, तो इसका ऑप्शन ये सोहर सही हो जाएगा। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि पिछले वीडियो में एक वीडियो मैं बनाया हूं जो बिहार राज्य के लोक संगीत से रिलेटेड है, आप देख रहे हैं कि वहाँ पे मैं सोहर इन सभी को मैं चर्चा किया हूं। तो दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मुझे क्वेश्चन को देख करके और जो सिलेबस है BPSC और स्टेट का उसको समझते हुए मैं सारे वीडियो को दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए मैं इसको ऑलरेडी करा दिया हूँ। ठीक है, अब मैं सोच रहा हूँ आपके एग्ज़ाम से पहले बिहार के कुछ घरानों को भी मैं करा दूँगा। ठीक है, और वैसे क्वेश्चन के माध्यम से मिक्सअप चल ही रहा है, तो आप इतना विश्वास रखिए, आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ही सारे कंटेंट आपको दिए जा रहे हैं। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि सारे वीडियो को इग्नोर ना करिए, चूँकि जो भी है आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ही दिया जा रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि सोहर वगैरह ये जो लोक संगीत को जो पढ़ाया गया पिछले वीडियो में, उससे भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं।
तो चलिए ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग का जो पीजीटी टीआरई 1 बीपीएससी टीआरई 1 का प्रश्न था वह समाप्त हुआ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शानदार प्रश्नों के साथ।